The reaction in which one or more hydrogen atoms of a hydrocarbon are replaced by some other atoms like chlorine is called a substitution reaction. एग्जाम्पल देखिएगा, ऐसा है कि जैसे CH4 है, CH4 का रिएक्शन हमने क्लोरीन के साथ करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये हो जाएगा CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, और इसको समझना बेहद आसान है कि जैसे हमारे पास CH4 था, तो CH4 में क्या हुआ कि कार्बन, हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, और फिर ये क्लोरीन के ना 2 एटम्स हैं। तो क्या हुआ कि जैसे इसमें क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, ये हमने ऐड कराया, तो एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ से एक क्लोरीन निकल कर यहाँ पर आ गया, और जो हाइड्रोजन यहाँ पर हटा है वो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, तो ये HCl बन गया और ये CH3Cl बन गया, CH3Cl प्लस HCl। ठीक है, तो ये तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हुआ। इन दिस रिएक्शन one hydrogen atom of methane has been substituted or replaced by a chlorine atom, converting CH4 into CH3Cl. By supplying more chlorine, it is possible to replace all the hydrogen atoms of methane by chlorine one by one. अगर हम ज़्यादा क्लोरीन सप्लाई करेंगे तो जितने भी हैं मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके और क्लोरीन उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। In this way we can obtain 3 more compounds, डाइक्लोरोमीथेन। मतलब अगर इसी में हमने फिर से क्लोरीन ऐड करवा दिया, जैसे ये CH3Cl है, इसमें हमने फिर से क्लोरीन ऐड करवा दिया, तो फिर से एक हाइड्रोजन हटेगा, और वो क्या बन जाएगा CH2Cl2, और जो यहाँ से हाइड्रोजन हटा वो हाइड्रोजन बचे हुए क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, वो बना देगा HCl। तो जो ये बना हमारे पास CH2Cl2, इसको इन्होंने बोल दिया डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, डाई का मतलब 2 है ना, क्लोरीन। और इसके अंदर ऐड करवाया अगर क्लोरीन को, तो अगला मेरे को मिल जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन मिल जाएगा। ट्राइक्लोरोमीथेन में क्या होगा कि जैसे ये CH2Cl2 है, तो CH2Cl2 में फिर से क्लोरीन ऐड करवा देंगे, तो एक हाइड्रोजन हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा CHCl3। ठीक है, ये है CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन, और जो एक हाइड्रोजन है वो बचे हुए क्लोरीन के साथ जुड़कर HCl बना देगा। ठीक है, उसके बाद है कि अगर हमने CHCl3 में फिर से क्लोरीन और ऐड करा दिया, तो जो एक बचा हुआ हाइड्रोजन है ये भी हट जाएगा, ये HCl बना देगा, और यहाँ पर एक और क्लोरीन आ जाएगा, ये बन जाएगा CCl4। CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो एक एग्जांपल हुआ मीथेन के साथ वाला सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का एक एग्जांपल इतना सफिशिएंट है। उसके बाद देखेंगे एडिशन रिएक्शंस। Addition reactions like the addition of hydrogen, chlorine or bromine are a characteristic property of unsaturated hydrocarbons। तो एडिशन रिएक्शन जो है, जैसे कि हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, क्लोरीन ऐड कर दिया, ब्रोमीन ऐड कर दिया, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब कि या तो एल्कीन या फिर एल्काइन, मतलब आपका डबल बॉन्ड आएगा या तो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड आता है। फिर है एडिशन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन। तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एडिशन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन, तो इथीन कैसे बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन है ना, तो ईथ का मतलब क्या है कि 2 कार्बन एटम, और ईन का मतलब क्या है? एल्कीन। तो एल्कीन में क्या फॉर्मूला होता है? CnH2n।
तो कार्बन एटम कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, 1 और 2, जो कार्बन एटम में। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2 से जस्ट डबल होने चाहिए, तो C2H4, तो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है 2 ये है और 2 ये है, यानी कि हाइड्रोजन हो गया 4, तो C2H4। तो एडिशन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, और इसमें कैटलिस्ट चाहिए होता है निकल। निकल यहाँ से यही निकल कैटलिस्ट, और इसकी प्रेजेंस में क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं, तो CH3 इथेन, ये इथीन से इथेन बन गया। ये निकल पर ऐसा ही होता है, निकल की जब बात होती है तो सब यही कहते हैं कि निकल। एक बहुत पुरानी फिल्म है, आपने देखी है सोल्जर? देखी है? नहीं देखी? हिंदी मूवी की बात कर रहा हूँ, सोल्जर, बॉबी देओल है उसमें, देखिए उसमें एक कैरेक्टर था जोजो, वो याद नहीं है, हमें एक सर पढ़ाते थे, उनका नाम था जोसेफ नाम था, और बच्चों ने जोजो नाम निकाल रखा था, और किसने निकाला था पता नहीं, हमारे सीनियर के भी सीनियर से निकाल रखा होगा, तो जो चला हुआ था। अब वो थे क्या कि वो PTI थे, तो ये गेम्स वाले होते हैं ना टीचर, तो PTI थे। अब वो जैसे कॉरिडोर में आ जाते थे, अब उनसे डराता तो कोई बच्चा था नहीं, तो वो अपने क्लासरूम के बाहर निकल के जो आवाज़ लगाने लगते थे बच्चे, और चुपचाप जाकर कूद कर बैठ जाते थे अपनी सीट पर। अब जब हमारी क्लास थी, हमारी क्लास के एक बच्चे ने क्या खुराफात आई उसके दिमाग में कि कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे, गेम्स का पीरियड था, कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल रहे थे, कुछ फुटबॉल खेल रहे थे, और कुछ बच्चे जो है उनकी बातें सुन रहे थे जोसेफ सर की, वो बता रहे थे वॉलीबॉल के नियम बता रहे थे, वो एक टीम तैयार कर रहे थे वॉलीबॉल की, तो वो बता रहे थे कि इसमें एक बार में दूसरी वाली जो टीम है, दूसरे वाले के जो पोर्शन है वहाँ पर बॉल को नहीं पहुँचाते, 3 बार में हाथ से पहुँचाया जाता है, मालूम है कि नहीं? वॉलीबॉल में ये रूल होता है, एक होती है शूटिंग बॉल में 1 बार नहीं पहुँचा देते, वॉलीबॉल में 3 बार में पहुँचाना होता है। तो सबसे पीछे वाला जो कैंडिडेट है वो बॉल को उठाएगा, बीच वाला जो है वो जो नेट पर जो बंदा है वो उस तक पहुँचाएगा उस बॉल को, और नेट वाला स्मैश मारेगा, तो ये होता है। तो ये रूल वो समझा रहे थे, फिर उसकी डायमेंशंस वगैरह बनाने लगे, तभी किसी बच्चे के दिमाग में खुराफात आई, कहते हैं अच्छा सर ये तो वॉलीबॉल वाले हो गए, और जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं वो क्या करेंगे? तो दूसरा बोला नहीं सर, जो बच्चे बैडमिंटन खेलना चाहेंगे वो क्या करेंगे? तो दोनों को बुला लिया, उनको तो समझ में आ गया, क्योंकि बहुत पहले से उनका नाम ये बच्चों ने निकाल रखा था, उनको तो समझ में आ गया, धूप में मुर्गा बना दिया उनको। फिर तो नहीं सर हमने करा क्या है, हम यही तो पूछ रहे थे, जो बच्चे क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कह रहे अब तो तुम और 2 घंटे तक नहीं रहो, उनको वहाँ खड़ा कर दिया। सारे बच्चों को भी समझ में आ गया, उनको भी समझ में आ गया, लेकिन किसी ने बोला नहीं कि किस बात पर इनको सजा मिली है, चुपचाप बेचारे खड़े रहे, तो ऐसा होता है। चलिए जी, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। तो ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इससे मिल जाता है हमको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, हम जितनी भी चीज़ें खाते हैं, कोई भी सब्जी हम खाते हैं, लौकी खा रहे हैं, हम आलू खा रहे हैं, गोभी खा रहे हैं, कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, तो वो जो चीज़ है वो भी हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है, वो भी कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्पोजिशन से बनी है। हमने ये सोचा कि अरे भाई आलू है ना, हमने खाया, हाँ आलू है, हमने चावल, ये तो चावल है, हमने रोटी, हाँ ये तो रोटी है, तो उनको कैसे पता चलता है, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? यही भी कोई बात हुई, बचपन से खाते आ रहे हैं, पता चल गया कि क्या आलू होता है, क्या रोटी होती है, क्या चावल होता है, ठीक है। लेकिन ये किसी चीज़ का तो बनता होगा, कोई ये सोचने लगे कि नहीं मैं तो आलू की फैक्ट्री बनाऊंगा, मैं तो यहीं पर आलू बनाऊंगा, ठीक है ना, वो या सोना, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालूंगा, ठीक
ठीक है, वो भी कर सकता हूँ। तो ये जो आलू वाला जो है एग्जांपल जो है मैं इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि हर कोई भी जो सब्जी है, जो भी वेजिटेबल्स हैं या जो भी फ्रूट्स हैं, वो सब भी हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। और हमने ये देखा कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसीलिए बोलते हैं कि वो नेचुरली ही ग्रो करते हैं। तो ऑर्गेनिकली जो चीज़ ग्रो होती है उसको हम बोल सकते हैं कि ये इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही मिक्सड है। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले रहे हैं जैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या, स्टेबल नहीं है, ये अनसैचुरेटेड है। सैचुरेशन का मतलब है कि कोई चीज़ जो है वो एक लेवल पर पहुंच चुकी है, वो चीज़ स्टेबल हो चुकी है वहाँ पहुँच कर, तो उसको बोल देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एल्केन। तो आप ये देखिए इसमें हाइड्रोजन ऐड करने से हुआ क्या, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, ये ऐसे था, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा कि हमने इसमें H2 ऐड कर दिया, अब हाइड्रोजन कहाँ ऐड होगा, ये कार्बन क्या है भाई, मेरी तो 1 2 3 4 चारों बॉन्ड बन गए, मैं तो सेटिस्फाई हूँ। सिमिलरली ये कार्बन की 1 2 3 4 ये भी कहते हैं कि मैं भी सेटिस्फाई हूँ, ठीक है। लेकिन इन दोनों भाइयों ने आपस में शेयरिंग कर रखी है, डबल बॉन्ड कर रखा है। अब वो हाइड्रोजन कह रहा है भाई मेरे को भी ज़रा कुछ जगह दे दो आप, है ना, मैं भी कंबाइन करना चाहता हूँ, एडिशन रिएक्शन करना है ना। तो इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम अपना ना डबल बॉन्ड हटा देते हैं। तो अब इसको एक सिंगल बॉन्ड की जरूरत है, तो एक हाइड्रोजन इधर आ गया, इसको भी एक सिंगल बॉन्ड की जरूरत है, तो एक हाइड्रोजन इधर, तो CH3 CH3 ये इथेन बन गया, C2H6 इथेन बन गया। तो अनसैचुरेटेड से हम सैचुरेटेड की तरफ पहुँच गए। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, अपनी ना जो आजकल अभी धीरे धीरे सब्जियाँ चालू हो गई हैं, तो आप किचन में जाकर चेक कर सकते हैं इस चीज़ को कि जो अब से 10-15 दिन पहले तक आप अगर घी देखेंगे तो घी जो है वो फ्लोट कर रहा था, और अब आप देखेंगे तो घी थोड़ा सॉलिडिफाई हो गया, थोड़ा हार्ड हो गया है ना। तो जो चीज़ इस तरीके से, जैसे हम घी की बात करते हैं तो घी जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जो सॉलिड स्टेट में पहुंच जाती है तो हम ये कहते हैं कि हाँ ये स्टेबल हो गई है, ठीक है। और जो लिक्विड या गैसियस स्टेट में, यानी कि वो फ्लोटिंग स्टेट में है, वो फ्लो कर सकती है, तो वो वाली जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो उसका हम एग्जाम्पल यहाँ पर देते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन to an unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated hydrocarbon is called hydrogenation। तो हाइड्रोजन ऐड करने का जो प्रोसेस है उसी को हम हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। अब क्या है कि हमें बड़े बड़े कंटेनर्स में, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो ये मिल्क प्रोडक्शन है वो ना के बराबर है, ठीक है, लेकिन मिल्क पीना तो ज़रूरी है, मिल्क प्रोडक्ट्स खाना तो ज़रूरी है, वो तो बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो वहाँ पर ऐसे कंट्रीज़ में, ऐसी जगहों पर क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जो इंडिया में नहीं बनती है तो वो हम इंपोर्ट कराएंगे, बाहर से कहीं से ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही कोई चीज़ जो दूसरे कंट्रीज़ में नहीं बनती वो इंडिया से मंगाते हैं। तो जब कोई भी हम घी को या कोई भी ऐसी चीज़ है, जैसे वेजिटेबल घी होते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल होता है या सनफ्लावर ऑयल होता है, तो ये जो ऑयल्स होते हैं जो खाना वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं, तो इनका जब ट्रांसपोर्टेशन करा जाता है तो इनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे करा जाता है, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है। हाइड्रोजन ऐड करने से क्या होता है कि वो चीज़ सॉलिडिफाई हो जाती है। तो सॉलिडिफाई करने के बड़े तरीके हैं, भाई फ्रिज में डाल दो उसको फ्रीज़ कर दो, कैसे भी करके बर्फ़ बना दो उसकी, हो जाएगा। लेकिन अगेन उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। हाइड्रोजन बहुत महंगी गैस नहीं है, बहुत सस्ती गैस है, ठीक है, तो नेचुरली नेचर में भी मौजूद है। तो हाइड्रोजन गैस को क्या करा जाता है कि कोई भी एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर को आपने बिल्कुल वैक्यूम टाइट पैक कर दिया, और पैक करते समय आपने उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दी। हाइड्रोजन ऐड करा तो वही जो वेजिटेबल ऑयल था तो वेजिटेबल घी में कन्वर्ट हो गया, जिसको आपने सुना होगा डालडा, यहाँ पर इंडिया में भी यूज़ करा जाता है डालडा, आपने सुना होगा। तो सुबह सुबह के टाइम किसी हलवाई की दुकान पर जाकर देखें तो वो जब जलेबी या कचौरी वगैरह बनाता है तो वो कनस्तर में से घी निकालता है, और जब वो घी निकालता है तो वो घी बड़ा सॉलिड स्टेट में होता है, बड़ा हार्ड होता है। वो उसको कढ़ाई में डालता है, जरा सी कढ़ाई गर्म होती है, तो गर्म होते ही होता क्या है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन मिक्स्ड था, हाइड्रोजन जो है वो बहुत इजीली इवेपोरेट होने वाली गैस है, तो वो जल्दी से वो गर्म होकर वो इवेपोरेट हो जाती है। हाइड्रोजन गायब हुआ, हाइड्रोजन गायब होते ही ये जो सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड खत्म हुआ और डबल बॉन्ड आ गया उसके अंदर। हाइड्रोजन खत्म हुआ, तो जब हाइड्रोजन चला गया तो फिर ये अनस्टेबल थोड़ी रहेगा, ये कहेगा भाई मैं तो स्टेबल रहना चाहता हूँ। तो कार्बन अपनी कैटनेशन वाली जो ब्रह्मास्त्र है उसका जो स्पेशल प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करेगा, आपस में ही डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये चीज़ होती है बड़े बड़े ठंडे कंट्रीज़ में, पहले से ही हमको पता है कि भाई जब उस कंट्री में ये प्रोडक्ट हमारा पहुंच जाएगा तब तो हमें किसी तरीके के हाइड्रोजनेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तब तो ये अपने आप सॉलिड स्टेट में रहेगा,
है ना। और अगर हम इसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन चाहे वाया सी रूट हो या वाया एयर रूट हो, तो किसी भी रूट से अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वो पिघले ना, क्योंकि वो पिघलेगा, स्पिलेज होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ें ख़राब होती हैं। तो इस प्रोसेस को यूज़ करा जाता है वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए, ठीक है। और वो घी किस लिए बनाया जाता है वो आप लोग समझ ही गए होंगे, ट्रांसपोर्टेशन में ईजी होता है, स्टोरेज में आसानी होती है। किसी लिक्विड चीज़ को स्टोर करना मुश्किल है किसी सॉलिड को स्टोर करने के कंपैरिजन में। तो वही देखिए, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजन हैज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। तो ये लिक्विड स्टेट में हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी और इधर आर 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 आर, ये हमने 4 आर के लगाए। आर का मतलब यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, राइट। बैठ के इससे क्यों खेलते रहते हो? ना तो उसके वो रख लीजिए डिवाइडर। उसको बैठ कर ऐसे ऐसे बार बार करना। डिवाइडर क्यों लेकर आए? डिवाइडर से मैं क्या कराता हूँ यहाँ पे? बस हाँ भी कर रहा हूँ। डिवाइडर का यहाँ पर क्या कर, चुप होते हो एक दूसरे को? नहीं, खुदाफाक चलती रहती है हर टाइम दिमाग में। और तुम बिना मतलब क्यों हंसते होगी? ना तो इसने कुछ बोला, अच्छा मैं लगातार देख रहा हूँ, इसने भी कुछ नहीं बोला, खुद ही हंस रही हो। सर मैं उससे कुछ पूछ रही थी। ये पूछा था इसने कुछ और पूछ के खुद ही हंसने लगी। अरे बड़ी जबरदस्त हंसी की बात है। मैन टाइम बताइए। बहुत बढ़िया।
कल इंग्लिश की तैयारी कैसी है? शुरू करेंगे आपको 8 नंबर इसकी बात हम बताऊँ कब अच्छी होगी इसकी तैयारी? ये वाहन जो है ना कुछ भी बोलता है ऐसे। यहाँ पर प्लस H2 और प्लस निकल कैटलिस्ट तो साथ में हीट कर देंगे इसको। ये ट्रायंगल का सिंबल होता है हीट के लिए और वही है कि डबल बॉन्ड हटा देंगे और उसके अलावा जो है दो जगह H आ जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा C C R R R H H। ठीक है, ये वेजिटेबल घी बन गया सैचुरेटेड फैट। ठीक है, उसको बोलेंगे सॉलिड स्टेट। अगर देखिएगा अगर सब्सटेंसेस सच एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन आल्सो गिव एडिशन रिएक्शंस विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ठीक है, तो बाकी के कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन हमने यूज़ करा तो हाइड्रोजन की जगह मैं Br2 भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं क्लोरीन भी यूज़ कर सकता हूँ। क्लोरीन यूज़ करेंगे तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन आया वहाँ वहाँ Cl आ जाएगा। ब्रोमीन यूज़ करेंगे तो जहाँ जहाँ हाइड्रोजन आया वहाँ वहाँ Br आ जाएगा बस। For this purpose, bromine is used in the form of bromine water. A solution of bromine in water is called bromine water. ब्रोमीन को अगर वाटर में मिक्स कर देते हैं तो उसी को ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। ब्रोमीन वाटर हैज अ रेड ब्राउन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट। तो ब्रोमीन वाटर जो है वो रेड ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन इन इट। उसके अंदर ब्रोमीन की प्रेजेंस होती है इसलिए वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है क्योंकि ब्रोमीन का कलर ही रेडिश ब्राउन होता है। क्या होती है, क्या कह रही है? मैं नहीं कह रहा सर, ये कह रहा करवा चौथ छुट्टी सर इस चीज़ से छुट्टी देगी स्कूल वाले वैसे नहीं, वो तो डिपेंड करता है। अगर लेडी टीचर ज़्यादा है तो करवा चौथ की छुट्टी। लेडी यहाँ तो बस तो मज़ा आ गया तुम्हारी छुट्टी। और कब है? 1 तारीख को। अरे आराम से चेयर टूट जाएगी भाई, ये कमज़ोर है। हाँ तो हो सकता है छुट्टी है। सर सैटरडे की तो छुट्टी है हमारी। तो ठीक है, सैटरडे को फिर सुबह आना पड़ेगा। सैटरडे को शाम का ऑफ रखेंगे, सुबह पढ़ा। ठीक है ना, ऐसा करना। हाँ इससे खराब ही हो गया ये। अभी अच्छा बना रखा होता है उसमें तो मैंने कहा तो नहीं है कि इसको निकाल कर इससे कुछ कारस्तानी करनी है, इसको रख दो एक तरफ। If an organic compound decolonizes bromine water, then it will be an unsaturated compound containing a double bond or a triple bond. तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जो अनसैचुरेटेड जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर ब्रोमीन वाटर का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो ख़त्म कर दे, मतलब उसको ट्रांसपेरेंट बना दे, तो क्या होगा कि हम ये कहेंगे कि वो जो अनसैचुरेटेड वो जो कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था। दोबारा सुनिए, इफ़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर, ठीक है, अगर मान लीजिए ब्रोमीन वाटर है हमारे पास, हमने उसके अंदर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐड करा और ऐड करने पर ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो गया। डीकलराइज मतलब जो उसका रेडिश ब्राउन कलर था वो खत्म हो गया, वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने उसमें ऐड करा था ना वो अनसैचुरेटेड था। अनसैचुरेटेड का मतलब या तो एल्कीन होगा या फिर एल्काइन होगा। ठीक है, all the unsaturated compounds, alkenes and alkynes decolorize bromine water, but saturated compounds do not decolorize bromine water. Important line है कि जितने भी unsaturated compound हैं वही bromine water को decolorize करते हैं, unsaturated जो saturated है वो नहीं करते, unsaturated करते हैं सब। ठीक है, उसके बाद सुनिए आमला छुट्टी कहाँ दीपावली तक पहुँच गए। दिवाली चिल्ड्रन संडे एक ही दिन है। एक मिनट, चिल्ड्रंस डे की तो वैसे भी छुट्टी नहीं होती। होती पढ़ाई है, नहीं होती, छुट्टी होती है। घुमाने लेके जाते हैं स्कूल वाले। घुमाने लेकर जाते हैं स्कूल वाले चिल्ड्रंस डे, छोटे बच्चों को ले जाते हैं। तुम तो 10th में हो। हमें तो गुड़गांव लेने गए थे। नहीं वो नहीं अच्छा हाँ 12 तारीख की है ना दीपावली। 12 की 12 की बस अरे तो फिर तो 12 तारीख की दीपावली है तो 14 तारीख का तो भाई दूज हो गया, फिर भी गई 14 तारीख की छुट्टी। सर ये 14 कह रहे हैं, वही 14 थैंक गॉड।
चलो जी, तो आप क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। आप ये जो है ना, ये क्वेश्चन वैसे ही घुमाने के लिए क्या 15 का है, हाँ सर, 2 दिन के बाद तो फिर मजे आ गए तुम्हारे। 14 की तो छुट्टी मिल गई सर तुम्हें। 14 की आप पार्टी दोगे। अरे स्टे पॉजिटिव, हर चीज में फायदा ढूंढो। सर 14 तारीख की आप पार्टी दोगे अगर बुलाओगे तो। हैं? हाँ चलो ठीक है, 14 तारीख को बुलाऊंगा तो पार्टी दे दूंगा, नहीं बुलाऊंगा तो घर पर कर लेना पड़ेगा। अरे हर चीज में पॉजिटिव रहा करो भाई, जो चीज़ है वो अच्छी है। अभी आगे सुनना है ना, वो आगे सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। तो इसमें क्या है कि वो ना डायरेक्टली नहीं पूछना चाह रहे, घुमाकर पूछ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। तो कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें एडिशन रिएक्शन होगा। जो भी इसमें एल्कीन दिखे या एल्काइन दिखे उसमें एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, बाकी में नहीं होगा। तो जैसे पहला है C2H6, इसमें नहीं होगा क्योंकि ये एल्केन है। दूसरा है C3H8, इसमें भी नहीं होगा, ये भी एल्केन है। तीसरा है C3H6, इसमें होगा क्योंकि ये एल्कीन है। C2H2 एल्काइन है, इसमें भी होगा। CH4 एल्केन है, इसमें नहीं होगा। तो C3H6 और C2H2 में हो रहा है बस, और किसी में नहीं हो रहा। उसके बाद सब इम्पॉर्टेंट और कार्बन कंपाउंड्स, तो कुछ इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में जरा पढ़ते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बता दो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो पहला है भाई इथेनॉल। इथेनॉल, द फार्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH व्हिच कैन आल्सो बी रिटन एज CH3CH2OH। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल सुन भी रहे होंगे न्यूज़ में। इथेनॉल सुनने में आ रहा है कि नहीं? हमारा जो नहीं तो पाकिस्तान से रिलेटेड बता रहा हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारा कंट्री है, हमारी कंट्री में जब मैं छोटा था, फिर धीरे धीरे अब हम बड़े हुए, तो बड़े होते होते हम देखते गए कि पहले 5% इथेनॉल मिक्स किया जाता था पेट्रोल में, फिर 10%, फिर 15%, एट प्रेजेंट 20% इथेनॉल मिक्स करा जा रहा है। ठीक है, और उसी के हिसाब से गाड़ियों के, स्कूटर्स के, बाइक्स के, इनके सबके इंजन बनाए जा रहे हैं। तो आपने सुना होगा BS1, BS2, BS3, BS4, नहीं सुना? आजकल जो लेटेस्ट इंजन चल रहे हैं, तो गाड़ी बराबर में स्टार्ट खड़ी रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो स्टार्ट है, इतनी शांत होती है। तो वो BS6 स्टेज की हैं, और वो इसलिए करा जा रहा है कि जैसे जैसे हम इथेनॉल की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इथेनॉल को जलाने से जो स्मोक निकलती है वो हार्मफुल नहीं होती। इथेनॉल खूब जला दो और उसके बराबर में खड़े हो जाओ और सांस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी। पेट्रोल में प्रॉब्लम होती है। तो आने वाले टाइम में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है इसमें, हो सकता है 8 या 10 साल के अंदर अंदर ही, तो जो व्हीकल्स चला करेंगे वो इथेनॉल पर ही चला करेंगे, ताकि गल्फ कंट्रीज़ में हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। फॉर एग्जांपल, जो आज की न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ वो ये है कि पाकिस्तान में अब कोई फ़्लाइट उड़ नहीं रही है, पता है? ये तो बात है ही। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि वही पैसों की वजह से उनको जो गल्फ कंट्रीज है उन्होंने फ्यूल देना बंद कर दी, तो उनकी जो फ्लाइट्स तो वहीं खड़ी हुई हैं, पेट्रोल ही नहीं है कंट्री में। तो जला दो उसे। किसको? एयरपोर्ट को जला दो। पाकिस्तान में जला। ये तो अच्छा सॉल्यूशन। किसी को बेचारे को जाना हो, कहीं कोई ज़रूरी काम से जाना हो, उसने टिकट करा रखी हो अपनी, तो उसको कह दो कि भाई सॉल्यूशन निकल के हमने एयरपोर्ट चला दिया है ना, अब तो चिल मार। सर फ्लाइट तो चल ही रही है, लेकिन क्या करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, तो जलाने से भी क्या फ़ायदा? फिर चौथा। ठीक है, तो ये जो इथेनॉल है, आने वाले टाइम में इसी का नाम, इथेनॉल का ही नाम जो है वो ग्रीन फ्यूल रखा है या बायो फ्यूल रखा जाएगा, और इसी पर व्हीकल्स चला करेंगे। ठीक है ना? और फिर जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम ये कहा करोगे, पता है जब मैं छोटा था, जब बड़े हो जाओगे तब समझाया करोगे बच्चों को, जब मैं छोटा था तो पेट्रोल की गाड़ी चलती थी, डीजल से गाड़ी चलती थी, सुना है? वो कहेंगे पागल हो गए, फालतू की बात, इथेनॉल है, इससे चलता है सब। तो सुनो जरा आगे। तो हाँ, तो इथेनॉल में क्या होता है, इथेनॉल कंट्री में प्रोड्यूस हो सकता है ना? तो ये न्यूज़ में आजकल चल रहा है, खूब चल रहा है, ताकि हमें किसी से इम्पोर्ट ही ना करना पड़े। तो सुने, द फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH। तो हमने ये देखा था कि इथेनॉल, ईथ का मतलब क्या है कि उसमें कार्बन एटम 2 होंगे, और ऑल का मतलब क्या है कि वो अल्कोहल है जिसमें कार्बन के 2 एटम होंगे, इथेनॉल, which can also be written as CH3CH2OH। ठीक है, द कॉमन नेम ऑफ इथेनॉल इज इथाइल अल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ठीक है, तो इथेनॉल के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं, वो भी सुन लीजिए।
It is a colorless liquid having a pleasant smell and a burning taste. ठीक है, colorless liquid having a pleasant smell. तो शराबियों को आती होगी इसमें pleasant smell, हमें तो स्मेल ही आती है, बदबू आती है. तो pleasant smell तो कहीं नहीं होती. इथेनॉल मतलब शराब की बात हो रही है, विस्की है ये. ठीक है. तो it is a colorless liquid having a pleasant smell and a burning taste. Second, it is a volatile liquid. It is a volatile liquid having a low boiling point of 78 degrees Celsius. 78 डिग्री सेल्सियस. इट इज़ लाइटर देन वाटर. इट इज़ लाइटर देन वाटर. पानी से हल्का होता है. ठीक है. इट मिक्सेस विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन. इट मिक्सेस विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन. वो देखा था ना एक फिल्म में, वो नौकर होता है, वो उसकी शराब पीता रहता है मालिक की, और फिर उसमें उतना ही पानी मिला देता है ना. फिर मालिक आकर पीता, मालिक कहता है कि ये तो पानी है ना. तो कहता है कि नहीं मालिक, इसमें आपकी दारू की बाटली है ये, है ना. तो ये वही चीज़ बता रखी है कि इट मिक्सेस विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन. सोडा ही मिला देता. इसको जो है इट मिक्सेस विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन. ये सही है. हाँ, ये अच्छा था, है ना. तो इट मिक्सेस विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन. इसको इथेनॉल को पानी के साथ किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करा जाता है. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता. इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट. ये रेक्टिफाइड स्पिरिट वो होती है जब चोट लग जाती है ना, तो वो डॉक्टर लगाता है, फिर वो जलन होती है, आप हाथ खींचते हो वैसे. हाँ, रेक्टिफाइड स्पिरिट. तो इसमें क्या है कि 5% वाटर मिक्स करा जाता है. 5% वाटर का मतलब क्या है, और इसमें वाटर ही मिक्स करा जाएगा. इसमें सोडा मिक्स करेगा ना, तो पेशेंट कूद के भाग जाएगा, क्योंकि उसमें जलन होगी और ज़्यादा. सोडा मिक्स करवाओ. चलो जी. इट डज नॉट कंटेन एनी. नए लोग दारू के साथ तो सोडा ही पीते हैं ना. पानी, सोडा और न जाने क्या क्या, कोल्ड ड्रिंक, ऐसे शॉर्ट मारते हैं, नींबू चाट लेते हैं. देखो फिल्म में बहुत देख रहे हो आजकल फिल्म. हाँ, चलिए जी. इट डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन आयंस, सो इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड. इसमें किसी तरीके के हाइड्रोजन आयंस नहीं होते, तो इसलिए एक न्यूट्रल कंपाउंड है. इथेनॉल डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन एनी लिटमस सॉल्यूशन. तो इथेनॉल का किसी भी लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं होता. एल्कोहल है ना, एसिड और बेस तो नहीं है ना, एल्कोहल है, तो किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होता. अब सुनिएगा भाई, कंबस्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल. तो पहली प्रॉपर्टी कंबस्शन. कंबस्शन का मतलब है जलना, आग लगाने. इथेनॉल बर्न्स रेडिली इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट. तो इथेनॉल बर्न्स रेडिली इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एंड रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट. तो इथेनॉल जो है, इथेनॉल को हमने अगर ऑक्सीजन में बर्न करा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, हीट मिलेगी, लाइट मिलेगी. इथेनॉल एज अ फ्यूल. तो सिंस इथेनॉल बर्न्स विद अ क्लियर फ्लेम गिविंग अ लॉट ऑफ हीट, therefore it is used as a fuel. Some countries add ethanol to petrol to be used as a fuel in cars. Thus ethanol is used as an additive in petrol. ठीक है ना. तो इसको यूज़ किया जाता है एडिटिव की तरह से यूज़ करा जाता है. हाँ, अब जो मैंने आपको बताया, अब रिसर्चेस चल रहे हैं कि एडिटिव की तरह से यूज़ ना किया जाए, एक ऐसा इंजन बनाया जाए जो इथेनॉल पर ही चले, है ना, जिसमें किसी पेट्रोल की ज़रूरत ही हो. तो फिर हमको इम्पोर्ट नहीं कराना पड़ेगा. मेजर जो पैसा है कंट्री का, वो इस चीज़ में खर्च हो जाएगा, सस्ता भी पड़ेगा. उसके बाद देखिएगा, फिर सेकंड है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन में क्या है? ऑक्सीडेशन मीन्स कंट्रोल्ड कंबस्शन. तो कंबस्शन का मतलब तो ये है कि आग लगा देना. ठीक है. और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि कंट्रोल्ड कंबस्शन. ऐसा कंबस्शन, ऐसी आग जिसको हम कंट्रोल कर सकें. फॉर एग्जांपल, जो फ्लेम होता है घर में, जो गैस स्टोव होता है, चूल्हा जो होता है, चूल्हा नहीं गैस, चूल्हा तो वो हो गया जिसमें फूकनी से वो फूक मारते थे और वो रोटी बनाते थे. कुछ नया लेकर आते हैं. कहाँ है वो डिवाइडर का? ठीक है. तो डिवाइडर लेकर बैठेंगे यहाँ पर. सर ये चेन लगाता है. चेन मतलब क्या? चेन लगाता है. समझ नहीं आया. ये चेन लगाता है. ये लगाता है नहीं लगाता है. एक के बाद एक. तो ऑक्सीडेशन मीन्स कंट्रोल्ड कंबस्शन व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन. इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनॉइक एसिड. ये जो रिएक्शंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ये पूछे जाते हैं. तो आप ये देखिएगा कि CH2OH.
CH3CH2OH प्लस इसे बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। तुम लिख दें और ब्रैकेट में अगर वो लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को सिंगल एटॉमिक स्टेट में भी जो है एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये कभी कभी यूज़ होता है, कभी कभी क्या, बस एक ही रिएक्शन आपको याद करना है नेसेंट ऑक्सीजन का, नहीं तो हर जगह जब हम देखेंगे ऑक्सीजन जहाँ पर भी है तो वहाँ पर O2 की तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल O की तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नेसेंट का मतलब होता है अमृत और ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये वो वाली ऑक्सीजन है जब पेशेंट बिल्कुल उसकी बहुत क्रिटिकल हालत होती है तो तब उसको जब वेंटिलेटर पर रखा जाता है तो उसे नेसेंट ऑक्सीजन दी जाती है ताकि वो जिंदा रह सके। तो ये जो CH3CH2OH है यानी कि इथेनॉल, इसका ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन अगर करवाया जाए और एल्कालाइन KMnO4 की प्रेजेंस में या फिर एसिडिफाइड A2Cr2O7 की प्रेजेंस में अगर इसको हीट कराया जाता है, ठीक है, तो क्या मिलता है CH3COOH प्लस H2। CH3COOH प्लस H2। CH3COOH क्या हो गया, इथेनॉइक एसिड, और CH3CH2OH ये क्या हो गया, इथेनॉल। तो इथेनॉल से इथेनॉइक एसिड बनाने का तरीका है, और साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर, H2O। फिर बात करते हैं कि अगर इथेनॉल का रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ करते हैं तो रिएक्शन विद सोडियम मेटल, reaction with sodium metal, so ethanol reacts with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen gas। तो reaction with sodium metal, तो सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन कराएंगे इथेनॉल का, C2H5OH, इसका रिएक्शन करवा दीजिए सोडियम के साथ में, वहाँ मिलेगा सोडियम इथॉक्साइड, तो C2H5O, C2H5O माइनस, और यहाँ लिख देंगे Na+। ये लिखने का बस एक ही तरीका है, कोई कोई ही कंपाउंड्स इस तरीके के होते हैं जिसमें कैटायन बाद में लिखा जाए और एनायन पहले लिखा जाए, ये उन्हीं में से एक है। C2H5O माइनस और Na+, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम इथॉक्साइड। इसको बोलेंगे सोडियम इथॉक्साइड, और साथ में क्या लिबरेट होगा, साथ में लिबरेट होगा H2, हाइड्रोजन गैस। तो ये होगा रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सारे ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। एक रिएक्शन तो आपका ये हो गया कि इथेनॉल से हम इथेनॉइक एसिड कैसे बना सकते हैं, एक ये हो गया कि अगर इथेनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ करा दिया जाए तो सोडियम इथॉक्साइड कैसे बनता है, ये हो गया। अगला देखिएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ में से पानी हटा देना, बिल्कुल सही, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि पानी की कमी हो जाना किसी भी चीज़ में, ठीक है। जैसे इंसानों में भी गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या कह रहा है ये, कुछ कहा था ना, धीरे से बोला क्या, डिहाइड्रेशन हो गया होगा, पानी की कमी। चलो जी, डिहाइड्रेशन of an alcohol means removing of water molecule from it when ethanol is heated with excess of concentrated sulfuric acid, ठीक है। और at 170 डिग्री सेल्सियस it gets dehydrated to form ethene, ठीक है, सही जा रहा है। CH3CH2OH,
हैं CH3CH2OH concentrated H2SO4 और 170 डिग्री सेल्सियस पर जब इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। तो इसमें क्या हुआ CH3CH2OH था तो एक तो OH निकल गया और ये जो था CH3 इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया तो केवल CH2 बचा यहाँ पर। CH3 का बन गया CH2, ये CH2 पहले से ही था, ये OH निकल गया तो एक H निकला और एक OH निकला तो दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है तो क्या बन गया H2O बन गया। H2O इस तरह से बाहर निकल गया और बचा क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इस तरीके से ईथीन में कन्वर्ट हो गया है। अच्छा, करवाते जब रिएक्शन है तो कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में आप इसका रिएक्शन करवाएंगे और जो टेम्परेचर है जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें रिएक्शन होगा उसका जो टेम्परेचर है वो 170 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देंगे उसको। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जरा देखिएगा इथेनॉल का रिएक्शन इथेनॉइक एसिड के साथ। तो इथेनॉल की हेल्प से इथेनॉइक एसिड तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इथेनॉल का इथेनॉइक एसिड के साथ ही रिएक्शन कराना है तो क्या होगा, क्या होगा बता दो। सुगंधित खुशबू आएगी, सही कहा, पढ़ रखा है इसने चैप्टर, मजाक नहीं कर रहा है। तो CH3COOH प्लस C2H5OH CH3COOH प्लस C2H5OH कंसनट्रेटेड H2SO4, यहाँ पर भी कंसनट्रेटेड H2SO4 जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा तो क्या बन जाएगा CH3C4O C2H5 प्लस H2, इसको क्या बोलेंगे इथाइल इथेनोएट है और इधर भी दो कार्बन एटम है और इधर भी दो कार्बन एटम है, इसको बोलेंगे इधर वाला क्या बनेगा इथाइल और ये दो कार्बन एटम है तो इथेनोएट, चार कार्बन एटम होते हैं तो प्रोपेनोएट। ठीक है, खैर उसकी ज़्यादा डिटेल में हमें जाना नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में जो कंपाउंड्स हैं वो दो ही हैं इंपॉर्टेंट, इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड। तो मैं अभी इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ करूँगा फिर इथेनॉइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ करूँगा। तो इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड के साथ कंबाइन कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में तो इथाइल इथेनोएट बनेगा। ये एक एस्टर कहलाता है और इसका जो यूज़ है वो परफ्यूम्स वगैरह बनाने में होता है। The reaction in which a carboxylic acid combines with an alcohol to form an ester is called esterification। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एस्टर बनता है, अल्कोहल का रिएक्शन इथेनॉइक एसिड के साथ में या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, वही कैटेगरी क्या हो गई इसकी अल्कोहल और इसकी अल्कोहल हो गई इसकी कैटेगरी OH है लास्ट में, इसमें लास्ट में COOH है तो इसकी कैटेगरी क्या होगी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराकर जो प्रोसेस है एस्टर बनता है तो उसको हम एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। इसके यूजेस देख लीजिए, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, वार्निशेस, लिकर्स, मेडिसिन एक्सेट्रा। इथेनॉल का यूज़ ये है। दूसरा, इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें घुल जाती हैं तो ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है। बीइंग अ गुड सॉल्वेंट इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप्स, टॉनिक्स एक्सेट्रा, उसमें यूज़ होता है इसका। It is used as a fuel in cars along with petrol,
फिफ्थ है इट इज़ यूज्ड इन अल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक विस्की वाइन बियर एंड अदर लिकर्स। और अगला है इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टेरिलाइज वुंड्स एंड सिरिंजेस इन हॉस्पिटल्स। तो वुंड्स को सिरिंजेस को इनको सबको स्टेरिलाइज करने के लिए अरे शराब सर यहाँ क्या फर्स्ट पॉइंट सर जो लिखा है जल्दी सर फर्स्ट पॉइंट अरे ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई ये लिख रही है। लेकर होता होगा कुछ उसके बाद मिथेनॉल देखिएगा वो फर्नीचर और वुड पे लगा के होता है पॉलिश जैसे। वो तो वार्निश वुड वगैरह पड़ रही है सर लैकर भी होता है। तो हो सकता है बट ये वही चीज़ है। चलिए जी मिथेनॉल देखिए व्हेन टेकन इंटरनली कंज्यूम्ड और इंजेक्टेड सुन लीजिए मिथेनॉल इज अ पॉइजन लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। मिथेनॉल डैमेजेस द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग परमानेंट ब्लाइंडनेस इन अ पर्सन। मिथेनॉल इतना डेंजरस होता है कि उसको अगर कोई कंज्यूम कर ले मिथेनॉल समझ के तो निपट सकता है। ठीक है। Denatured alcohol or denatured ethanol. Denatured alcohol is ethyl alcohol which has been made unfit for drinking purposes by adding small amounts of poisonous substances like methanol, pyridine, copper sulfate, etc. तो denatured ethanol में यही है, उसमें जहर नहीं आएगा। ठीक है ना? चलिए जी ठीक है, आज इतना ही करते हैं। Good afternoon. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon.